बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि बिजली वृद्धि पर अगर उनकी ओर से कोई कदम उठने वाला है तो उसको लोग वापस कर लें। बिजली वृद्धि का कदम बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत सरकार के पैसों से बिजलीकरण का काम गांव-गांव में आज चल रहा है। तो एक तरफ वाहवाही राज्य सरकार के लोग लूट रहे हैं और फिर बिजली बिल में बढ़ोतरी करके अपना खजाना भी बढ़ाएंगे। इस बात के संकेत बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने दिए हैं कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दी है। बिहार में एक बार फिर एक बड़े मामले में आरोपी को जमानत मिली है। मामला टॉपर स्कैम से जुड़ा है। उषा सिन्हा को मिली जमानत के बाद एक बार फिर से सरकारी सिस्टम सवालों के घेरे में है। हालांकि सरकार का कहना है कि उषा सिन्हा को जमानत कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली है। बिहार के चर्चित टॉपर स्कैम में आरोपी उषा सिन्हा को जमानत मिल गई। उषा सिन्हा की जमानत के बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में बिहार सरकार और पुलिस महकमा है। स्पीडी ट्रायल का दावा करने वाली पटना पुलिस को झटका लगा है। टॉपर स्कैम की जांच कर रही टीम ने सही से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। उषा सिन्हा की जमानत के बाद जांच होगी प्रभावित। उषा सिन्हा की जमानत सरकार की साख पर बट्टा जैसी बात हो गई है। उषा सिन्हा की जमानत के बाद हाईकोर्ट जाएगी बिहार सरकार। उषा सिन्हा की जमानत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि जमानत कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून का जो प्रोविजन है, कानून जो मांगता है, कानून जो चाहता है, जो कानून की प्रक्रिया है, वो नियमतः अपने ढंग से काम करता है। उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं है। बिहार पहला राज्य है जहाँ कानून के मामले में बिल्कुल अपने जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कानून कहता है वही होता है। सरकार लाख दलील दे, लेकिन देखा जाए तो उषा सिन्हा को मिली जमानत ने विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा हाथ दे दिया है। खैर अब यह देखना होगा कि निगरानी की विशेष अदालत से मिली जमानत को रद्द कराने के लिए क्या राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। CNT-SPT एक्ट संशोधन के मसले पर विपक्ष के बाद अब सरकार के अपनों ने ही सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। एक तरफ आजसू तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के बयानों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। झारखंड में CNT-SPT एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सत्ता में सहयोगी आजसू के तेवर तल्ख हैं तो पार्टी में भी दो राय है। जिस वर्ग के लिए बात की जा रही वह वर्ग इस बात के लिए तैयार है या नहीं है, इसका आकलन जरूर करना चाहिए और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। शुरुआत आजसू ने की और अब पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी विरोध में शामिल हो गए हैं। अर्जुन मुंडा के सुर बदले हुए हैं और सहयोगी आजसू इसी बहाने अपने कैडर को दुरुस्त करने में जुटा है। पार्टी चाहती है कि इस प्रदेश में जिसकी सबसे बड़ी आबादी, जिसमें करीबन 80% आबादी जिससे प्रभावित होगा, उस कानून का सदन के अंदर परिचर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण हमने कहा है। सुदेश महतो ने बिल को आदिवासी हित के खिलाफ बताया है और सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। बिल पर अपने पराये नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार पाहान ने बिल के समर्थन में खड़े होकर सरकार के जख्म पर थोड़ा मरहम जरूर लगाया है। सरकार की जो डिसीजन होता है, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जो काम करना चाहती है, तो अब चूंकि मैं सरकार में हूं तो सरकार के साथ हूं। जाहिर है विपक्ष के साथ साथ सहयोगियों के भी ये तेवर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। CNT-SPT एक्ट में संशोधन को लेकर आजसू ने जिस तरह से नए तेवर अपना रखा है, उसमें कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आजसू बीजेपी के सहयोगी पार्टी होने के बाद बहुमत का बेजा फायदा उठाने का आरोप लगा रही है। तो क्या सरकार में उसकी अहमियत रबर स्टंप की है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन झारखंड की रघुवर सरकार में बराबर भागीदारी है। सदन में दोनों साथ हैं, लेकिन CNT-SPT एक्ट के मुद्दे पर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बगैर बहस के सदन में एक्ट पास होने के बाद वो नाराज है। कोई भी विषय पर डिबेट ही इसका रास्ता है। लोगों को पता चले, लोगों का तर्क, हाउस से बड़ा जगह नहीं था। हमने पहले भी कहा था, ऐसे मुद्दे जो बाहर में सामाजिक रूप से चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक रूप से चर्चाएं हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि हाउस के अंदर इस विषय में चर्चा कराए।
23 नवंबर को झारखंड विधानसभा में इस बिल के पास होने के बाद ही आरसू ने मामले को कोर्ट तक घसीटने की धमकी दी थी। उसका कहना है कि एक्ट में जनहित का मामला है तो ये सबको समझ में भी आना चाहिए। सवाल है कि सरकार में होने के नाते भ्रम की स्थिति दूर करना केवल बीजेपी का काम है। सरकार का हिस्सा होने के नाते उन्होंने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? क्या इस मामले पर आरसू को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या सरकार में उसकी भूमिका केवल रबर स्टंप की है? क्या केवल आलोचना भर से ही काम चलेगा? इसको इतने हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए। सरकार को इस विषय पर गंभीर होना होगा। केवल हम निर्णय ले सकते हैं ये कहकर और बहुमत केवल सिद्ध करने के लिए ये विषय नहीं है। ये लोगों के जीवन स्तर को बदल सकता है। आदिवासी अस्मिता से जुड़े सरकार ने इस मामले पर जो भी फैसले लिए हैं, विपक्ष ने उस पर राजनीति की है। राजनीति करने वाले पास भी हैं, दूर भी। आखिरकार सोमवार को इंतजार खत्म हो रहा है। पटना के लिए खुशखबरी कि कूच बिहार अंडर 19 टूर्नामेंट बीसीसीआई के द्वारा 20 साल के बाद कोई मैच बीसीसीआई ने पटना को दिया है। 10 दिन का कम समय था और 10 दिन में तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर की गई हैं। तमाम लोग अभी भी लगे हुए हैं। सोमवार सुबह 9:15 बजे से मैच होना है। दोनों टीमें पहुंच गई हैं। बीसीसीआई के अधिकारी पहुंच गए हैं और सारे जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, क्योंकि चुनौती काफी थी, कोई बड़ा मैच नहीं होता था, उसके लिए का समय कम था, लेकिन तमाम जो चीज है, ग्रास कटर का यूज किया गया, साइड स्क्रीन लगा दी गई है, तमाम जो बीसीसीआई के नॉर्म्स होते हैं मैच के लिए, उन तमाम चीज को फॉलो किया गया है। तैयारियां एक तरह से कर सकते हैं पूरी कर ली गई है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो बीसीए के लोग हैं, वो अब भी ग्राउंड में मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि समय काफी कम था, चुनौती बहुत ज्यादा थी, क्या तैयारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग। सब कुछ ठीक ठाक है। जितना मिला था हम लोगों को उससे ज्यादा बेहतर हम लोगों ने काम किया इस पर, और आप भी खुद देख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग बीसीसीआई का जो गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है, उसके अनुसार ही हम लोग सारा प्रिपरेशन किए हैं और बहुत कम समय में हम लोग का ये अपॉर्चुनिटी मिला है और एक अवसर मिला है, तो निश्चित तौर पे इस अवसर को हम लोग एक चुनौती के रूप में लिए हैं। उम्मीद यही है कि जो तैयारियां की गई हैं उससे सभी लोग संतुष्ट हों, चाहे बीसीसीआई के अधिकारी हों या जो 2 टीमें खेलेंगी उनके खिलाड़ी हों, लेकिन असली परीक्षा तभी पास ये लोग कर पाएंगे बीसीए जब पहली गेंद फेंकी जाएगी और खिलाड़ी उससे संतुष्ट दिखेंगे। कमरा नंबर 103 में रैगिंग करने के बाद जूनियर छात्रों को यहाँ पर लाया गया था। आप देखिए, ये कुर्सी की एक घेराबंदी बनाई गई है। जो जूनियर छात्र थे उन्हें निर्वस्त्र कर यहाँ पर खड़ा किया गया था और उसके बाद तमाम सीनियर छात्र इन कुर्सियों पर बैठे थे। आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे निर्वस्त्र कर उन्हें पीटा गया और उसके बाद सर मुड़े गए। आपको देखिए, दृश्यों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ बाल की टुकड़े कतरने यहाँ पर गिरी हैं, जो इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से यहीं पर एक-एक कर बैठाकर छात्रों के सिर मुड़े गए। ये बीच के घेरे में जूनियर छात्र बैठे थे, जैसा कि बता रहे हैं छात्र, और उसके बाद ये चारों तरफ जो कुर्सी लगी है, मंडली लगाकर सीनियर छात्र बैठे थे और तमाम छात्रों को प्रताड़ित करते रहे, उनके साथ रैगिंग करते रहे, लेकिन पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के एवज में लोगों से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो समझिए पोस्टमार्टम होगा ही नहीं। ये है बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, लेकिन यहाँ जो खेल चल रहा है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। परिसर के अंदर 100 पोस्टमार्टम विभाग भी है, जहाँ कर्मचारी और अधिकारी परिजनों से खुलेआम पैसे की वसूली करते हैं, जबकि सरकार की ओर से यह सेवा मुफ्त में दी जाती है। यह है मोहम्मद फैजाद, जो अपने परिजन का 100 पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने उनसे हजारों रुपए वसूल लिए। कर्मचारियों की कार्यशैली से आहत फैजाद ने पीएमसीएच की व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। खाली डेट कर गई है, वहाँ से लेकर चला तो वो मांग रहा है 400, वो मांग रहा है 300, जगह जगह पैसा खर्चा हो रहा है। ये सरकारी क्या चीज है? ये सरकारी लाश को लेकर के भी ये लोग अपना व्यवसाय बना करके रख दिया। पोस्टमार्टम में सर यहाँ देखिए नाजायज ढंग से रुपया 1350 ले लिया, अभी 500 रुपया मांग रहा है।
देखिए उनका बाबूजी, इनका स्थिति देख लीजिए। मामले का खुलासा तो अब हुआ है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी पोस्टमार्टम के नाम पर वसूली का खेल वर्षों से खेलते आ रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हैं। सवाल है कि आखिर क्यों लड़कियों की सुरक्षा मामले में पुलिस उदासीन रहती है। नालंदा और हाजीपुर में ऐसे दो मामले हैं जिसने एक बार फिर बिहार को झकझोर कर रखा है। नालंदा और हाजीपुर की ये दो तस्वीरें हैं। दोनों के रूप अलग हैं, लेकिन तासीर एक है, हैवानियत का। बदकिस्मती से नालंदा में रेप की पीड़ित लड़की ने 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया। उसकी मौत नालंदा पुलिस के सामने ये सवाल छोड़ गई कि आखिरकार गुनाहगारों पर अब तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की बात सामने आई है। अभी तक पुलिस के पास कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला छानबीन किया जा रहा है। लड़की को बेहतर इलाज के लिए पूरी सोच। पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। फर्क तो हाजीपुर पुलिस को भी नहीं पड़ता। यहाँ भी एक लड़की को मनचले छेड़ा करते हैं। इतने मनबड़ुए मनचले हैं कि कानून की तनिक भी परवाह नहीं। विरोध करने वाले पर 2 बार हमले कर डाले। हमलावर 1-2 नहीं कई हैं, लेकिन पुलिस ने महज 2 को गिरफ्तार कर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। सीसीटीवी में गुंडों की तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। छेड़खानी का विरोध करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी का परिवार दहशत में जी रहा है, या यूं कहें कि पल पल अनहोनी की आशंका के बीच मर रहा है। ये दोनों मामले ये सवाल नहीं पैदा करते कि पुलिस अपराधियों को बेलगाम होने का मौका दे रही है। नोटबंदी लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर नोटों की हेरफेरी की खबरें सामने आई है, लेकिन बिहार के मोतिहारी में नोटों के हेरफेर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसका नोटबंदी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस मामले ने बैंकिंग सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोतिहारी में एटीएम में पैसा डालने वाली आरसीआई कैश मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मियों ने 56 लाख का गबन किया है। कर्मियों ने मोतिहारी के अलग अलग बैंकों से पैसा कलेक्शन किया, लेकिन एटीएम में पैसा नहीं डाला। जानकारी के बाद कंपनी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कंपनी को पैसा गबन की जानकारी इस साल अप्रैल में मिली। जांच में पता चला कि कुछ कर्मी पैसे की हेराफेरी कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच टीम ये पता लगा रही है कि गबन हुआ कैसे। एटीएम में पैसे डालने की प्रक्रिया गोपनीय तरीके से की जाती है। इस काम में एक्सपर्ट लोगों को लगाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पैसे एटीएम में नहीं पहुंचे। अब मामला सामने आने के बाद जांच टीम गठन किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच कब पूरी होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। गिरिडीह में हाथियों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हाथियों के झुंड के कहर से लोग खौफजदा है। हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचल कर मार डाला। हाथियों के आक्रमण की वजह से अब तक 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वो आ गया है, इसके खौफ से लोग दहशत में हैं। वो झुंड में हमला करता है। लोग की सांसें किस्तों में नजर आ रही है। जंगल छोड़ उन लोगों ने शहरी इलाकों की तरफ रुख कर दिया है। गिरिडीह की यह तस्वीर बखूबी बयां कर रही है कि किस कदर जंगली हाथियों के आतंक का खौफ है। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर कोहराम मचाया है। जमुआ में हाथियों के झुंड ने सुदाम राय नाम के एक शख्स को कुचलकर मार दिया। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों के झुंड ने धान और आलू के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। गजराज गुस्से में है। इंसान ही नहीं, इंसान के घर भी अब मुफीद नहीं है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है। दरअसल हाथियों के खौफ की यह तस्वीर बार बार सामने आ रही है, तो इसके जिम्मेदार खुद हम हैं। इंसान का लालच जंगल पर भारी पड़ गया। लगातार जंगलों का दायरा सिमटा जा रहा है। जिस जंगल में मदमस्त होकर हाथियों का झुंड घूमता था, वहाँ उनके लिए न केवल खाने के लाले पड़ गए, बल्कि जगह भी कम हो गया है। लिहाजा झारखंड में हाथियों के जंगल छोड़ शहरी इलाकों का रुख कर लिया है। गिरिडीह की यह तस्वीर इसकी बानगी है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भागदौड़ में
जलने की मृत्यु हो गया। उन्हें थाना ले आकर उनको जांच पड़ताल करने के लिए 20,000 रुपया दिए हैं। बाकी आगे जो प्रक्रिया जो भी होगा वो सारी। अभी तक यहाँ जंगली हाथियों के कहर से 5 से 7 लाख रुपए का फसल नष्ट हो गया है, लेकिन वन विभाग अभी भी इस उत्पाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। भाषाओं की जननी कहे जाने वाली संस्कृत की हालत खस्ता हाल है। सूबे में चल रहे संस्कृत विद्यालय भी मात्र नाम के लिए बचे हैं। जो बचे हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ऐसे में संचालक भी काफी निराश है। हरि ओम रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवे मेधामहन्तं बलगमदकीरामेदं। गंगा के तट पर संस्कृत का पाठ कर रहे ये गुरुकुल के छात्र हैं, जो न केवल संस्कृत में अध्ययन कर रहे हैं बल्कि भारत की विरासत और वेदों की जननी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो भी बिना सरकारी मदद के। अब नए नए जनरेशन में नया नया सब कुछ होता जा रहा है। संस्कृत कोई छू नहीं रहा है और संस्कृत एक ऐसा विषय है कि सभी विषयों का जननी है। सर्वे भाषा नाम संस्कृतम भाषा जननी अस्ति, इसलिए सभी भाषाओं का माता संस्कृत है। इसी से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। स्कूल की बदहाली इस कदर है कि गुरुकुल में पढ़ रहे छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था भी लोगों के चंदे से की जा रही है। यहाँ दूर दूर से छात्र अध्ययन के लिए आते हैं, जिन्हें वेदों की जानकारी संस्कृत में दी जाती है। गुरुकुल के छात्र भी इस पढ़ाई से खुश हैं और अपनी प्राचीन भाषा को बचाने में लगे हुए हैं। हमको तो अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम लोग वेद पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ के हम लोग किसी दूसरे को पढ़ाएंगे। वेद पढ़ने का मुझे शुरू से शौक था। इसके कारण से मतलब पढ़ने के लिए जा रहे थे काशी विद्यालय यहीं पे आगे पढ़ने के लिए। हालांकि सरकार ने सूबे के संस्कृत विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ सुविधाओं की भी बात हमेशा से दोहराती रही है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में ये हकीकत कम और दिखावा ज्यादा नजर आता है। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ घना कोहरा भी छाने लगा है। कोहरे के कारण कई जगहों पर बिजली काफी कम रही, जिसका असर अब रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ सुबह शाम घना कोहरा छा रहा है। इस घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। विजिबिलिटी बेहद कम रहने के कारण ट्रेनों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है, जिससे बिहार से गुजरने वाली ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। रविवार को दिल्ली से खुलने वाली और बिहार झारखंड जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बहुत परेशान है जी, बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे गाड़ी के वेट पे, इसीलिए परेशानी तो होती ही है। गाड़ी लेट होती है तो कितनी परेशानी है? परेशानी तो सबको होना है। परेशानी तो कुछ वांटेड है, अनवांटेड भी है। परेशानी है, आपसे जानेंगे कितनी परेशानी है? परेशानियां तो बहुत है सर। लोग 6 बजे से वेट कर रहे हैं, 8 बजे 10 बजे ट्रेन, 12 घंटे लेट हो रही है ट्रेन। जिसमें 12,310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस, 12,394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, 12,428 आनंद विहार टर्मिनल रीवा एक्सप्रेस, 12,582 नई दिल्ली मरुआडू सुपर फास्ट एक्सप्रेस और 12,812 नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस शामिल है। ठंड और कोहरे की मार से आम आदमी भी परेशान नजर आ रहा है। लोगों का आना जाना बाहर बहुत मुश्किल हो गया है। पहले लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे, अब वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण रोज पारा नीचे गिर रहा है। ऐसे में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। कटिहार में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक दिव्यांग शादी समारोह में दिव्यांग जोड़ों ने आजीवन एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। गाजे बाजे के साथ जश्न का माहौल, झूमते बाराती, ये तस्वीर कटिहार की है, जहां पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विकलांग कल्याण समिति द्वारा आयोजित सामूहिक शादी समारोह में दिव्यांग जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा।
शादी से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से इंतजाम हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा। शादी हो रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। लोग इस तरह के आयोजन की बहुत ही सराहना कर रहे हैं। हर शादी का मौका और आयोजन अपने आप में बेहद खास होता है। ऐसे में इस संस्था की पहल से दिव्यांग जोड़ों का घर बसाने की कोशिश को लोग सलाम कर रहे हैं। झारखंड का गोड्डा जिला प्राकृतिक संपदाओं से अभिभूत है, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच जागरूकता और शिक्षा के अभाव की वजह से यहाँ बेरोजगारी का आलम था। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल करना सीख लिया है। सुंदर पहाड़ियों और खूबसूरत जंगलों से घिरी ये तस्वीर है झारखंड के गोड्डा जिले की। इस जिले में प्राकृतिक संपदाएं तो बहुत हैं, लेकिन जागरूकता और अशिक्षा ने इन लोगों के हाथों में अब तक रोजगार नहीं दिया था। अब तक रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन अब लगता है इन लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखी है। शिक्षा से कोसों दूर, लेकिन कुछ सालों पहले आई जागरूकता ने गोड्डा के लोगों के हाथों में रोजगार दे दिया है। रेशम कीड़े के पालन का रोजगार। इलाके के रेशम के कीड़े का पालन कर एक एक कीट पालक 25,000 से लेकर 50,000 तक की कमाई करने लगे हैं, और वो भी महज 45 दिनों की मेहनत में। 2013 से कर रहा हूँ, इसमें मैं 4 साल कर चुका हूँ, और इसमें जो हम कर रहे हैं तो इसमें वो फायदा बजा रहा है, इसलिए हम इसको करते आ रहे हैं। तो हम आगे करते रहेंगे इसको। अभी इसके जो उत्पादन होता है इससे पैसा होता है। परियोजना पदाधिकारी की माने तो प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ विदेशी मुद्रा इस रेशम के धागे से सरकारी खजाने में जमा होती है। पहला उद्देश्य कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट सृजन करते हैं उसको, और उसको माइग्रेट होने से बताते हैं। अपना काम धंधा छोड़ के बंगाल, असम और भेजा जाता है, उसको वहीं पर रोजगार हम लोग मुहैया कराते हैं। जिले में कल कारखाने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। ऐसे में अगर इन अशिक्षित लोगों के बीच प्राकृतिक संपदाओं की उपयोगिता की जागरूकता फैलाई जाए तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। झारखंड के बोकारो में एक नेत्रहीन शिक्षिका ने ब्रेल लिपि में कुरान लिख करके मिसाल कायम कर दी है। अपनी बेटी के इस कामयाबी से स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं और इन्हें दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं। ऊपर वालों ने आंखों में रोशनी तो नहीं दी, लेकिन मन के उमड़ते घुमड़ते जज्बे ने उन आंख की रोशनी खोल दी जो आज दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मन में जज्बा कुछ कर गुजरने का था और इसी जज्बे के साथ 4 साल कठिन परिश्रम कर नफीसा ने ब्रेल लिपि में कुरान लिखकर न केवल दिव्यांगों के लिए बल्कि समाज के लिए भी मिसाल कायम कर दी है। बहुत कठिनाई हुई, 1,000 से ऊपर कम क्योंकि पहले तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा था लिखवाने के लिए। फिर बाद में 1 ऑफिस तैयार हुई तो फिर उसके बाद लिखिए उसको पढ़ते हैं कि और कोई चाहते हैं कि अगर कोई संस्था मतलब हेल्प करे तो उसको फिर से हम दोबारा उसका दूसरा कॉपी भी बना सके। नफीसा की पढ़ाई लिखाई बनारस के जीवन ज्योति स्कूल में हुई, लेकिन अब वो खुद स्कूल में शिक्षिका बनकर बच्चों की आंखों की रोशनी बन गई है ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। अपने बेटी की सफलता से स्टील प्लांट से रिटायर्ड पिता को भी काफी नाज है। हीनों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी अगर इसको और शाया किया जाए तो। चाहते हैं कि अगर कोई संस्था अगर इस तरह का मिले कि इसको शाया करा दे। नफीस जैसे कई और दिव्यांग हैं जिन्हें अगर सरकार से मदद मिलती है तो न केवल वो अपने परिवार का बल्कि राज्य का भी नाम रोशन करेगी। आज तक आपने औषधीय गुणों से युक्त पदार्थ खाकर सेहतमंद होते लोगों को सुना होगा, लेकिन आज हम आपको औषधीय गुणों से युक्त मुर्गे और इसके पोल्ट्री फार्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मुर्गे के मीट को खाने से न सिर्फ आप सेहतमंद रहेंगे बल्कि शरीर में खून की कमी भी दूर होगी।
पोल्ट्री फार्म में विचर रहे ये मुर्गे और मुर्गियों की झुंड काफी खास है। ये औषधीय युक्त हैं। अब तक आपने खाने के सामानों में औषधीय युक्त होने की बात सुनी होगी, लेकिन नाबार्ड ने एक ऐसा पोल्ट्री फार्म खोला है जो इंसान के लिए काफी लाभदायक है। इसके मीट में न केवल मिनरल्स बल्कि एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए काफी लाभदायक है। इस मुर्गे में कड़कनाथ किस्म के मुर्गे की मीट काफी महंगी है, जो बाजारों में 1500 रुपए किलो तक बेची जा रही है। हालांकि शुरुआत में इसके पालन पोषण तो महंगा बताया जा रहा है, लेकिन बाद के दिनों में इसके पालन सस्ता होने की उम्मीद है। मुर्गे पालक भी अब सरकार से मदद करने की मांग कर रहे हैं। गांव में जब पाला जाएगा तो ये सब चलंत मुर्गी है, ये सब जो है जंगली टाइप के, तो इसलिए अपना जो आसपास के घास फूस जैसा जोड़ा सर ने बोला वो सब लोग खा पी के ये रह जाए। अभी तो हम चूंकि फार्म में दाना देना पड़ता है तो कॉस्टली है, ये एक शाम का दाना देंगे उनको और बाकी ये 4 के दिन में अपना पेट भरेंगे, इसीलिए ये इकोनॉमिकल है। उसमें भी हम लोग जो है देखें एनालिसिस करके, तो वर्तमान जो उपलब्ध है उसमें ये अच्छा है झारखंड। सरकार कुपोषण से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन नाबार्ड ने औषधीय मुर्गे तैयार कर सरकार के लिए एक रास्ता खोल दिया है। अब इसका इस्तेमाल किया जाए तो कुपोषण को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।